जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स की एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक दोस्तों तरंग गति है। ठीक है, आपको पता होगा जो तरंग गति है ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षाओं में। जीएस में यहाँ से भी सवाल पूछे जाते रहे हैं और ये जो है बहुत सारी अन्य चीज़ों को समझने में भी मदद करता है। ठीक है, कुछ टॉपिक से ये कनेक्टेड भी है। तो हम दोस्तों इसकी ABCD पढ़ेंगे, तरंग गति क्या है, किस तरह काम करती है, और सबसे पहले हम इससे जुड़े कुछ प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरह आपकी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे आपको पढ़ना है। फिर हम आपको टॉपिक से शुरू करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? तरंग गति। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? वेव मोशन। ठीक है, वेव मोशन हमारा टॉपिक है, तरंग गति। अब देखते हैं, कुछ सवाल देखते हैं इससे संबंधित, तरंग से संबंधित कुछ सवाल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं सवाल। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? अब आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं तरंगों के। आपको उनमें से पहचानना है कि उसमें से कौन सी तरंग ऐसी है जो यांत्रिक तरंग है। ठीक है, पहली है दोस्तों आपका जो ए वाला ऑप्शन है वो क्या है? रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे। दूसरा या बी एक्स तरंगे। दूसरा क्या है? बी क्या है दोस्तों? एक्स तरंगे। ठीक है, सी क्या है? प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगे। और डी, चौथा डी क्या है? ध्वनि तरंगे। अब देखिए, इसमें तरंगों के चार प्रकार हैं दोस्तों। इन चारों में आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी तरंग है जो यांत्रिक तरंग है। इसका मतलब केवल एक तरंग है जो यांत्रिक तरंग है। आइए देखते हैं यांत्रिक तरंगों के बारे में। ठीक है, ये कौन सी है? क्या रेडियो तरंग है? नहीं। क्या ये एक्स तरंगे हैं? नहीं। क्या ये प्रकाश तरंगे हैं? नहीं। तो कौन सी तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे। ठीक है, ध्वनि तरंगे क्या है दोस्तों? यांत्रिक तरंगे हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगे क्या है? यांत्रिक तरंगे हैं। क्लियर हुआ? ये सवाल क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? क्वेश्चन 2 है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ठीक है, कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है? ए है प्रकाश, बी है ऊष्मा, सी है ध्वनि, और चौथा है डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसमें कौन सी ऐसी तरंग है
जो शून्य या निर्वात में या वैक्यूम में सफर नहीं कर सकती, संचरण नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो है दोस्तों ध्वनि। ध्वनि वो तरंग है जो निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। अभी हमने ध्वनि के बारे में देखा, अभी जो हमारा प्रश्न था वो ध्वनि तरंग के बारे में था। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, ऊष्मा आप समझ रहे हैं पृथ्वी तक आती है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक आती है, तो अंतरिक्ष का बहुत सारा भाग ऐसा होता है जो निर्वात में होता है, तो वहां से संचरित होकर आती है। तो आपको पता है ऊष्मा क्या है? ऐसी तरंग है जो कि शून्य में संचरण कर सकती है। प्रकाश के बारे में तो आप परिचित ही हैं कि प्रकाश को जो है मतलब ट्रेवल करने के लिए, संचरण करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, अब ध्वनि तरंगे वो तरंगे हैं दोस्तों जो यांत्रिक हैं और इनके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए 2 सवाल देख लिया हमने। आइए टॉपिक से शुरू करते हैं अपना क्लास। ठीक है, आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास टॉपिक से। क्वेश्चन से आपको कुछ आइडिया लग गया होगा। जो हमारा टॉपिक है वो है तरंग गति। तो तरंग सबसे पहले समझेंगे कि क्या है। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है। तरंग क्या है? किसी माध्यम में उत्पन्न क्या है? विक्षोभ है। ठीक है, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है जो उद्गम बिंदु से माध्यम कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना, जो उद्गम बिंदु से माध्यम के कणों के, जो भी माध्यम में ये उत्पन्न हो रही हैं, माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना सभी दिशाओं में संचरित होता है। ठीक है, तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है जो उद्गम बिंदु से, जैसे मान लीजिए ये तालाब है, यहां एक पत्थर फेंका गया। ठीक है, एक पत्थर यहां फेंका गया इस तालाब में, ये पत्थर फेंका जाता है। ठीक है, अब इस पत्थर के गिरने के बाद क्या होता है दोस्तों? तरंगे पैदा होती हैं। कैसे? एक ही विक्षोभ है, ये जो है क्या है? एक विक्षोभ पैदा हो रहा है जो उद्गम बिंदु से, उद्गम बिंदु कौन सा है? ये है माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना। समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए ये जो जल है, जल के जो कण हैं इनके वास्तविक स्थानांतरण के बिना, मतलब इनका स्थानांतरण नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी सभी दिशाओं में संचरित होता है। मतलब ये जो विक्षोभ है ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बहुत दूर तक। जितना बड़ा पत्थर होगा, जितने वेग से फेंका गया होगा, उसका असर पड़ेगा कि कितनी दूर तक विक्षोभ जाता है। अब ये विक्षोभ जो आगे बढ़ता चला जाता है, यहाँ पर माध्यम के कण अपने स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, वो वहीं बने रहते हैं और वो तरंग ऊर्जा को जो है संचरित होने देते हैं। वो तरंग ऊर्जा को संचरित होने देते हैं, विक्षोभ को आगे बढ़ने देते हैं। इस तरह ये जो है तरंग क्या है? उस माध्यम में उत्पन्न वो विक्षोभ है जो उद्गम बिंदु से माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना
क्या करता है, सभी दिशाओं में संचरित होता है। आपने देखा होगा कि वो किसी एक विशेष दिशा में नहीं जाता है, वो चारों तरफ फैलता है। तरंग क्या होती है, चारों तरफ संचरित होती है। ठीक है, यही है तरंग। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हो गई तरंग की डिफिनीशन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तरंग को दो भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। तरंग को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो है वो है यांत्रिक तरंग। ठीक है, पहला क्या है, मैकेनिकल वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव पहला यांत्रिक तरंग, और दूसरा क्या है, दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दो तरंगे हैं। ठीक है, दो तरंगे हैं, पहली यांत्रिक तरंगे और दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे यांत्रिक तरंगों को। हम यांत्रिक तरंगों को अच्छे से समझेंगे, कौन कौन सी तरंगे इसके अंतर्गत आती हैं, इनकी क्या विशेषता होती है। ध्वनि आपको पहले से पता है कि ध्वनि क्या है, यांत्रिक तरंग है, हमने एक प्रश्न में ये देख लिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं यांत्रिक तरंग। ठीक है, यांत्रिक तरंगे या मैकेनिकल वेव्स। ठीक है दोस्तों, समझने का प्रयास करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है, क्या कहेंगे, यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है। ठीक है, वह विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले, ठीक है, जो बिना अपना स्वरूप बदले, ठीक है, जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। यांत्रिक तरंगों का प्रकार है कि ये जो है ऐसी तरंगे हैं जो किसी भौतिक माध्यम में, जैसे हमने तालाब का उदाहरण लिया, तालाब क्या है, भौतिक माध्यम है। जल क्या है, भौतिक माध्यम है। मतलब जल का उदाहरण लिया हमने, जल में जब आप फेंकते हैं, तालाब के जल में फेंकते हैं तो जल क्या हो गया, भौतिक माध्यम हो गया। उसमें जो उत्पन्न विक्षोभ है, ठीक है, वह विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, वो विक्षोभ क्या करता है, अपना स्वरूप नहीं बदलता, एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, ध्वनि भी क्या करती है, ध्वनि का भौतिक माध्यम क्या होगा, वायु होगी।
तो वायु में ध्वनि अपना स्वरूप बिना बदले हुए एक निश्चित चाल से आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ध्वनि भी क्या है, यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक तरंगे, इनकी क्वालिटी क्या है, क्या विशेषताएं हैं? यांत्रिक तरंगे किसी भौतिक माध्यम में ही संचरित हो सकती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप समझने का प्रयास करें। ध्वनि क्या है, यांत्रिक तरंग है। हमने 2 सवाल किए दोस्तों क्लास में, शुरू में ही 2 सवाल किए। उसमें जो पहला सवाल था कि ध्वनि क्या है, यांत्रिक तरंग है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो यांत्रिक तरंग नहीं है, ठीक है, या है, ऐसा सवाल था। यांत्रिक तरंग है तो जिसमें हमारा उत्तर कौन सा था, ध्वनि था। अब देखिए, अब यहाँ कहने का मतलब यह है कि उसके अलावा जितने ऑप्शन थे उनके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं थी। यांत्रिक तरंगों की विशेषता है कि इसे किसी माध्यम की जरूरत, भौतिक माध्यम की जरूरत जरूर पड़ती है। अब ध्वनि क्या है, वायु में संचरित होगी, जल में संचरित होगी, और मान लीजिए लोहा है, मेटल है, कांच है, इसमें संचरित होगी। लेकिन अगर आप कहें कि जो है वायुमंडल ना हो, कोई माध्यम ना हो, तो क्या निर्वात में ये चल सकती है? तो ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती, यांत्रिक तरंगे निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। ठीक है, वो होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उनके लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। बहुत महत्वपूर्ण बात, आपका कभी सवाल गलत नहीं होगा। अगला जो पॉइंट है, यांत्रिक तरंगों द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है। यांत्रिक तरंगों द्वारा केवल ऊर्जा और संवेग का संचरण होता है। ठीक है, जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा और संवेग, मतलब द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग, इसी का केवल संचरण होता है, द्रव्य का नहीं। ठीक है, द्रव्य का नहीं, मतलब द्रव्य का संचरण द्रव्य का नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए जल की तरंगों का उदाहरण देखिए। तालाब में जो जल होता है उसमें आप एक पत्थर मारते हैं तो होता क्या है, जो तरंग जो है वो क्षोभ के रूप में आगे बढ़ता है, लेकिन द्रव्य आगे नहीं बढ़ता। न तो वो पत्थर आगे बढ़ता है, न तो माध्यम के कण आगे बढ़ते हैं। बढ़ता क्या है, केवल ऊर्जा और संवेग, द्रव्य संचरित नहीं होता। ये कहने का मतलब है यांत्रिक ऊर्जा में द्रव्य जो है संचरित नहीं होता, बल्कि ऊर्जा और संवेग, संवेग मतलब द्रव्यमान गुणे वेग का जो है संचरण होता है। जो अगला पॉइंट है यांत्रिक तरंगों में, वो क्या है, उदाहरण। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, कुछ उदाहरण हैं यांत्रिक तरंगों के। तो हमने सारे उदाहरणों की बात कर ही ली है। जल की तरंगें, जल की तरंगे जो हमने बताया कि तालाब में जल में आप जब पत्थर मारते हैं तो जल की तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, दूसरी तरंगे कौन सी हैं, ध्वनि की तरंगे, किसी ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि की तरंगे, लाउड स्पीकर हो गया, घंटा हो गया, कोई भी एक चीज ऐसी हो गई जिससे ये तरंगे उत्पन्न होती हैं। तथा स्प्रिंग की तरंगे। स्प्रिंग, मान लीजिए एक स्प्रिंग आपने लिया हुआ है, उसको खींचा, उसके बाद छोड़ दिया, तो स्प्रिंग की वजह से क्या होगा, वायु में तरंगे विक्षोभ के रूप में उत्पन्न हो जाएंगी। वो भी किस प्रकार की तरंगे हैं,
ये भी यांत्रिक तरंगे हैं, क्योंकि वायु के रूप में इसे माध्यम उपलब्ध हो जाता है। तो दोस्तों यांत्रिक तरंग की सबसे खास बात क्या है, इन्हें माध्यम चाहिए, एक भौतिक माध्यम चाहिए, और दूसरी बात क्या, ये जो है केवल ऊर्जा और संवेग का ही संचरण करती हैं, द्रव्य का संचरण नहीं करती। ठीक है, चलिए यांत्रिक तरंगों के बारे में हमने समझा। अब हम इनके प्रकार देखेंगे, इनके भी प्रकार हैं। ठीक है, जैसे तरंगों के ये प्रकार हैं वैसे इनके भी अपने प्रकार हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जब किसी माध्यम में कोई यांत्रिक तरंग संचित होती, जब किसी माध्यम में कोई यांत्रिक तरंग संचरित होती है, तो क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम के कण क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए दोस्तों, कणों के कंपन की दिशा के अनुसार हम जो इसके प्रकार देखेंगे तो वो दिशा के अनुसार कणों के, किस कणों के, माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के अनुसार यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं। ये जो कण होते हैं दोस्तों, माध्यम के कण होते हैं, इनके कंपन की जो दिशा होती है, इसके आधार पर तरंगे दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, किस दिशा में वो कंपन कर रहे हैं, इसके हिसाब से वो दो तरह की होती हैं। पहली होती है अनुप्रस्थ तरंगे, और जो दूसरी होती हैं वो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, तो ये माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुसार, मतलब एक अलग दिशा में कंपन करेगी, एक अलग दिशा में, इस हिसाब से देखा जाए तो यांत्रिक तरंगे दो तरह की हो गई। अनुप्रस्थ का मतलब आप समझ रहे हैं, ये है, अनुदैर्ध्य का मतलब ये है, तो आप समझ गए होंगे, कंपन करने की दिशा समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अनुप्रस्थ तरंगों को। ठीक है, समझते हैं अनुप्रस्थ तरंगों को। अनुप्रस्थ तरंगे इनको हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगों को। तो दोस्तों, किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर, ठीक है, किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर, ठीक है, माध्यम के कण होने पर, माध्यम के जो कण होते हैं दोस्तों, माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के
लंबवत कंपन करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। अब आप समझिएगा यहां क्या कह रहा है, किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। जो माध्यम के कण होते हैं, माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत। अब जैसे आप ऐसे समझिएगा, जल का उदाहरण, जल में जो उत्पन्न तरंग है उसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। अब यहां पर मान लीजिए ये उद्गम बिंदु है, ठीक है, ये क्या है? उद्गम बिंदु, ठीक है, ये है उद्गम बिंदु। तो दोस्तों समझने का प्रयास करिए, बहुत सरलता से आपको समझ में आ जाएगा। तरंग के चलने की दिशा क्या है? ये है, यही तो है ना, यही तो है ना। विक्षोभ इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, चाहे इधर आप कर लीजिए, किसी भी दिशा में चारों तरफ बढ़ रहा है। अब मान लीजिए इस दिशा को हम लेते हैं, ये वाली दिशा को लेते हैं। अब ये जल का कोई कण है, जल का कोई कण है, समझिएगा। तरंग की दिशा क्या है? विक्षोभ की दिशा ये है। और ये माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा क्या है दोस्तों? ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, कंपन कर रहा है। तो ये जो कंपन ऊपर नीचे कर रहा है, ये इस दिशा को अगर मान लिया जाए, इस दिशा को एक रेखा मान लिया जाए, तो इसके लंबवत ही तो हुआ ना। मतलब ये दिशा अलग है और माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा अलग है, मतलब इसमें लंबवत है। जैसे ये तरंग की दिशा है, अब ये माध्यम के कण है तो इसके ऊपर नीचे कंपन कर रहे हैं। ये है माध्यम के कण की दिशा, माध्यम के कणों का कंपन, ठीक है, ये हो गया। और ये क्या हो गई? तरंग गति की दिशा। बात समझ में आई? तरंग गति इधर भागी चली जा रही है, माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन कर रहे हैं, लंबवत कंपन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो है माध्यम के कण क्या होते हैं? लंबवत कंपन करते हैं। किसके? तरंग के चलने की दिशा। क्लियर हुआ? चलिए, क्लियर हो गया? मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, तनी हुई डोरी या रस्सी में कंपन, ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं। और तनी हुई डोरी या रस्सी में कंपन। अब दोस्तों देखिए, अब मान लीजिए हमने रस्सी को क्या किया? एक हुक में फंसा दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम इसको हाथ से पकड़ के ऊपर नीचे हिलाते हैं। व्यायामशाला में या जिम में आपने देखा होगा, जो है एक एक्सरसाइज में क्या होता है, मोटी सी रस्सियां होती हैं, उसको दोनों हाथों से हिलाया जाता है। उसी तरह आप उदाहरण समझिए, इसको ऐसे ऊपर नीचे हमने हिलाया तो इसमें क्या होगा? रस्सी में इसके कणों के कंपन तरंग की गति की दिशा के लंबवत होते हैं। अब यहां पर जब आप हिलाना शुरू करते हैं इस रस्सी को, तो ये जो है तरंग गति किधर बढ़ रही है? ये इस दिशा में बढ़ रही है, लेकिन इसका जो कंपन है, देखिए कंपन कैसा है? लंबवत है। ये क्या है? लंबवत है। मतलब रस्सी के जो कण है वो इस तरंग गति के लंबवत कंपन कर रहे हैं।
ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, बाकी जल का उदाहरण दिया हमने, अब आप समझ तो गए होंगे। कुछ विशेष बातें देखते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं जिनमें दृढ़ता होती है। ठीक है, जिनमें क्या होती है? दृढ़ता होती है, मतलब दृढ़ता होनी चाहिए। गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती। गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे पैदा नहीं की जा सकती। ठीक है, क्लियर? अब दोस्तों देखिए, अनुप्रस्थ तरंगों के साथ ये है कि आप केवल तरंगों की दिशा और माध्यम के कणों का लंबवत पढ़ना आपको देखना है। जैसे ये तरंग गति है, माध्यम के कण अनुप्रस्थ दिशा में, किस दिशा में? अनुप्रस्थ दिशा में कंपन करते हैं। ठीक है, कंपन करते हैं। क्लियर हुआ? किस दिशा में कंपन करते हैं? अनुप्रस्थ दिशा में कंपन करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ठोस में उत्पन्न होने का मतलब यह है कि जल वाली जो तरंगों का उदाहरण है वो इसके साथ नहीं है। ठीक, वो उदाहरण सही नहीं है। जो रस्सी वाला उदाहरण है वो सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुप्रस्थ तरंगे वैद्युत चुंबकीय भी हो सकती हैं। जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं दोस्तों, वो क्या हो सकती हैं? विद्युत चुंबकीय हो सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकती हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकती हैं। जैसे प्रकाश तरंगे, ठीक है, जैसे प्रकाश तरंगे। क्लियर? चलिए, और जैसा कि हमने बताया आपको कि जो है द्रवों में, ठीक है, द्रवों में जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, द्रवों में अनुप्रस्थ तरंगे कैसे होती हैं? उनके भीतर नहीं बन सकती, उनके भीतर नहीं बन सकती। ठीक है, लेकिन कहां बनती है दोस्तों? केवल उनके तल पे। तो जो तालाब का उदाहरण मैंने दिया, तो बाहर से आप देखेंगे उन तरंगों को, जो उसके तल पे जो है उत्पन्न तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे हो सकती हैं, भीतर नहीं बन सकती, बल्कि उनके तल पर बनती हैं। मतलब जो हमने उदाहरण बताया उसमें जो तल पे तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ हो सकती है। इसलिए मैंने कहा ठोस वाला उदाहरण आप ज्यादा ध्यान से समझिए। जो रस्सी वाला, तनी हुई रस्सी वाला उदाहरण है, जिसको आप हाथ से हिलाते हैं तो तरंगे उत्पन्न होती है, वो उदाहरण है, उसमें कंप्लीटली जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अब द्रव में, यहां पर पानी में क्या है? जब आप पत्थर फेंकते हैं तो जो उसकी सतह पर, उसके तल पर, ठीक है, उनके तल पर बनती हैं। ठीक है, कहां बनती हैं? उनके भीतर नहीं बन सकती, उनके तल पर बनती हैं। क्लियर हुआ? तो चलिए, ट्रांसवेव्स जो है, ट्रांसवर्स वेव्स हमने पढ़ लिया। अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हमने सीख ली दोस्तों, उदाहरण के साथ। अब अगले टॉपिक में हम अनुदैर्घ्य तरंगों के बारे में बात करेंगे और उनसे संबंधित उदाहरण देखेंगे। अनुप्रस्थ में आपको सिर्फ एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, जो तरंग गति की दिशा होती है
माध्यम के कण उसके लंबवत कंपन करते हैं, न कि उसके दिशा के समानांतर। अनुदैर्ध्य में इसका उल्टा होता है। मतलब क्या होता है कि माध्यम के कण और तरंग की दिशा दोनों एक जैसी होती है, बस यही अंतर होता है। इसको अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।